वेनेसा का फिगर बहुत अच्छा था, इसलिए जब उसने स्ट्रैप ड्रेस पहनी तो उसकी खूबसूरत काया तुरंत सामने आ गई। अपनी गोरी त्वचा, पतली टांगों और खूबसूरत चेहरे के साथ वो बेहद लुभावनी लग रही थी। हालांकि रुद्र ने बहुत सारी खूबसूरत महिलाओं को देखा था, पर शायद सिर्फ ईशा ही वेनेसा जैसी हो सकती थी, जो सिर से पांव तक एक आकर्षक स्वभाव बिखेर रही थी। वेनेसा आईने के सामने खड़ी हुई और खुद को गौर से देखा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसका हर अंग बेहतर दिख रहा है, उसने मुड़कर जाने की योजना बनाई। हालांकि जैसे ही वेनेसा 2 मीटर से भी कम दूरी तक चली, रुद्र का फोन अचानक बज उठा। रुद्र भौंचक्का रह गया। ये कौन है? घंटी की आवाज सुनते ही वेनेसा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अलमारी, क्लोजेट खोल दी, क्योंकि स्थिति अचानक पैदा हुई थी। रुद्र ने अपना फोन बंद नहीं किया था। इस समय रुद्र को कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि साइशा थी, जो बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। साइशा, ओ साइशा, तुमने सच में मुझे मुसीबत में डाल दिया। रुद्र अपने दिल में आ भरे बिना नहीं रह सका। फिर उसने खुद से अलमारी से बाहर निकलने की पहल की। तुम यहां? रुद्र को देखते ही वेनेसा की आंखें फौरन बड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। प्रेसिडेंट वेनेसा, आप मुझे जानती हैं? रुद्र ने उलझन भरे अंदाज में वेनेसा से पूछा। यकीनन वेनेसा रुद्र को नहीं जानती थी, लेकिन वेनेसा ने पहले रुद्र की फोटो देखी थी। तुम कौन हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? वेनेसा को अचानक एहसास हुआ कि उसने गलत बात कह दी है, इसलिए उसने जल्दी से अपनी बात बदल दी और रुद्र पर चिल्लाई। प्रेसिडेंट वेनेसा, मैं पार्टी में आया एक मेहमान हूं। मेरा नाम विवेक है। रुद्र ने मोटे पर ही कोई नाम बना लिया। आखिरकार इतने शर्मनाक मामले में वो अपना असली नाम तो बता नहीं सकता था। विवेक, ये नाम सुनकर वेनेसा ने बिना हंसे ताने से कहा। चूंकि वेनेसा को पहले ही रुद्र की असली पहचान पता चल चुकी थी, वो ये भी जानती थी कि वह झूठ बोल रहा था। हालांकि उसने उसका झूठ उजागर नहीं किया। इसके बजाय उसने माथे पर बल डाला और पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे पार्टी में शामिल होना था, लेकिन मैं अभी रास्ता भटक गया था और पता नहीं क्या हुआ, मैं यहां चला आया। फिर मैंने सुना कि कोई अंदर आया है। मुझे डर था कि दूसरे गलत समझेंगे, इसलिए मैं अलमारी में छिप गया। पर मैंने सच में कुछ नहीं किया और मैंने कुछ लिया भी नहीं। यहां तक कि रुद्र को खुद भी उस बहाने पर यकीन नहीं हो रहा था जो वह बना रहा था। हालांकि वो ये समझाने के लिए कोई दूसरा बहाना ढूंढ नहीं पा रहा था कि वह इस जगह पर क्यों आया। क्या तुमने अभी कहा कि तुम इसी अलमारी में छिपे हुए थे? वेनेसा एक पल के लिए हैरान हुई और माथे पर बल डालकर रुद्र से पूछा। जी हाँ, मैं अभी पूरे समय यही था। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया। वेनेसा ने रुद्र की तरफ देखा। उसके चेहरे पर असहज शर्म और गुस्से का भाव था, क्योंकि वह जानती थी कि उसने यही कपड़े बदले थे। अगर रुद्र पूरे समय यही था, तो क्या इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसे देख रहा था? यह सोचते ही वेनेसा के चेहरे का भाव बहुत बुरा हो गया। तुम मेरे बेडरूम में क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि मुझे ये मामला साफ साफ समझाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और उन्हें ये मामला संभालने दूंगी। रुद्र ने अपने सामने खड़ी वेनेसा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर लाचारी थी। उसे लगा कि आज उसकी किस्मत सच में बहुत खराब है। जब से वो साइशा से मिला है, बदकिस्मती ने उसका पीछा नहीं छोड़ा है। अगर साइशा न होती तो यह सब होता ही नहीं। क्या तुम मुझे बताओगे या नहीं? वेनेसा ने माथे पर बल डालकर रुद्र से पूछा। रुद्र ने गहरी सांस ली। प्रेसिडेंट वेनेसा, दरअसल बात यह है, मैं आज अपने एक दोस्त के साथ पार्टी में आया था, लेकिन मेरे दोस्त की ड्रेस खराब हो गई थी, इसलिए मैंने उसके लिए एक नई ड्रेस ढूंढने की सोची। मेरा सच में कोई और इरादा नहीं था। क्या तुम यहां ड्रेस चोरी करने आए हो? वेनेसा ने हल्का सा माथे पर बल डाला। मैं चोरी नहीं कर रहा हूं, मैं उधार लेने आया हूं, रुद्र ने लाचारी से समझाया। वो अच्छी तरह जानता था कि वेनेसा हेवेंस क्लब के लिए बहुत अहम थी। इस समय रुद्र वेनेसा को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था।
क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसके लिए हेवंस क्लब को हासिल करने की होड़ आसान नहीं होगी। वेनेसा ने रुद्र को गौर से देखा और पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच कह रहे हो? रुद्र ने गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका फोन फिर से बज उठा। वेनेसा ने सीधे हाथ बढ़ाया और उसका फोन झपट लिया। उसे लगा कि यह रुद्र के किसी साथी का कॉल होगा। हालांकि जब उसने फोन पर नंबर देखा तो वह तुरंत समझ गई कि रुद्र किसके लिए ड्रेस चुराने आया था। तुम जा सकते हो। वेनेसा ने तुरंत फोन रुद्र को वापस कर दिया और फुसफुसाते हुए कहा, मैं अब जा सकता हूं। रुद्र ने कभी नहीं सोचा था कि वेनेसा का रवैया इतनी जल्दी बदल जाएगा। उसने बस उसका फोन देखा और उसे जाने के लिए कह दिया, अगर तुम जाना नहीं चाहते तो मैं पुलिस को बुला सकती हूं और उन्हें कह सकती हूं कि तुम्हें ले जाए। वेनेसा ने ठंडे लहजे में रुद्र को जवाब दिया, धन्यवाद प्रेसिडेंट वेनेसा। हालांकि रुद्र को नहीं पता था कि वेनेसा अचानक उसे क्यों जाने दे रही है, लेकिन वो इतनी चिंता नहीं कर सकता था और सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुम ये ड्रेस ले जा सकते हो। इस पल वेनेसा ने अचानक एक ड्रेस निकाली और रुद्र को थमा दी। प्रेसिडेंट वेनेसा, आप वाकई जीते जागते भगवान हैं। मैं अपने दोस्त की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। रुद्र ने कभी नहीं सोचा था कि वेनेसा न सिर्फ उसे यूं ही जाने देंगी, बल्कि उसे एक ड्रेस भी देंगी। उसने ड्रेस ली और जाने के लिए मुड़ा। रुको। लेकिन इस पल वेनेसा ने फिर से पुकारा। रुद्र एक पल के लिए ठिठका, फिर सिर घुमाकर वेनेसा की तरफ देखा और पूछा, प्रेसिडेंट वेनेसा, क्या कुछ और है? वाह! वेनेसा के चेहरे पर थोड़ी शर्म थी और फिर उसने कहा, क्या तुमने अभी कुछ देखा था? प्रेसिडेंट वेनेसा, मैं अभी आपकी कपड़ों के पीछे छिपा हुआ था। मैंने कुछ नहीं देखा। रुद्र ने जल्दी से सफाई दी। वेनेसा ने वार्डरोब में रखे कपड़ों को देखा और चिढ़े हुए अंदाज में रुद्र को हाथ हिलाया। रुद्र और ज्यादा देर तक रुकने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए उसने अपनी ड्रेस उठाई और भाग गया। वेनेसा ने जटिल भावों के साथ रुद्र की पीठ को देखा। उसने मन ही मन सोचा कि क्या रुद्र ने उसे कपड़े बदलते समय देख लिया होगा। हालांकि रुद्र ने यह नहीं माना, लेकिन वेनेसा को लगा कि उसने जरूर कुछ देखा होगा। आखिरकार ये एक आदमी की सहज प्रवृत्ति है। यहां तक कि अगर कोई साधारण लड़की भी किसी आदमी के सामने कपड़े बदलती है तो वो आदमी शायद सहजता से कुछ नजरें डाल ही लेगा। लेकिन वेनेसा ये भी जानती थी कि रुद्र की पहचान बहुत खास है। वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। वेनेसा ने एक गहरी सांस ली, फिर अपने कपड़े ठीक किए और ऑफिस से बाहर निकल गई। रुद्र जब वेनेसा के ऑफिस से बाहर निकला तो उसने बाथरूम में छिपी हुई साइशा को ढूंढा और उसे ड्रेस दी। कुछ मिनटों बाद साइशा ड्रेस बदलकर बाथरूम से बाहर निकली। इतनी देर क्यों लगाई? साइशा ने रुद्र से शिकायत की। मैडम, क्या आपको पता है कि मैं अभी पकड़ा जाते जाते बचा? अगर आपकी वजह से नहीं होता तो मेरी ऐसी बुरी हालत क्यों होती? रुद्र ने लाचारी से चिल्लाया। जाहिर है रुद्र किसी को यह नहीं बता सकता था कि उसने वेनेसा को कपड़े बदलते देखा था। साइशा मुस्कुराई। उसने कहा, चलो छोड़ो, चूंकि तुमने मेरे लिए ड्रेस ढूंढ दी है, मैं इस बारे में तुमसे बहस नहीं करूंगी। जल्दी से पार्टी में चलते हैं। रुद्र ने यह सुना तो उसने सहज ही अपने फोन की तरफ देखा। पार्टी शुरू हुए 10 मिनट हो चुके थे। रुद्र ने अपने दिल में प्रार्थना की कि उसने कुछ भी जरूरी न छोड़ा हो। कुछ मिनटों बाद रुद्र भोज हॉल में दाखिल हुआ। हालांकि पार्टी शुरू हो चुकी थी, लेकिन हेवंस क्लब का बॉस अभी तक सामने नहीं आया था। हर कोई 3-3 या 5-5 के समूहों में बातचीत कर रहा था। वेनेसा इस समय एक पतली पट्टियों वाली लंबी ड्रेस पहने थी और भीड़ के बीच आ जा रही थी। वह इन लोगों से लगातार बातचीत कर रही थी। उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। हॉल में प्रवेश करने के बाद रुद्र ने अजय मेहरा, राकेश और इंद्रसेन को देखा, जो आर्थर बैनर्जी को घेरे हुए थे जैसे कि वे किसी चीज के बारे में बात कर रहे हों। रवीना और राधिका भी लड़कियों के साथ गपशप कर रही थी। इस पल हॉल के कोने में कुछ डाइनिंग कारें थी। डाइनिंग कारों पर हर तरह की पेस्ट्री थी, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में कोई भी इन्हें खाने नहीं आता था।
साइशा ने वेटर से लाल वाइन का एक गिलास लिया और नजाकत से एक घूंट भरी। उसने कहा, रुद्र, ये पार्टी बहुत हाई क्लास लग रही है। बेशक है, बंगाल के सभी बड़े शॉट यहां हैं। रुद्र ने धीमी आवाज में जवाब दिया। साइशा एक पल के लिए हैरान रह गई। तो क्या तुम भी एक बड़े शॉट हो? एक बड़ा शॉट? रुद्र ये सुनकर खुद को हैरान होने से नहीं रोक सका। फिर उसने कहा, ये लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुम वाकई बड़ी बड़ी हाकना जानते हो। साइशा ने टिप्पणी की, तुम अभी के लिए खुद से खेलने जाओ। मैंने एक दोस्त को देखा है, तो मैं जाकर उसे नमस्ते कहना चाहता हूं। रुद्र ने धीमी आवाज में कहा, ओह, ठीक है। साइशा ने धीरे से सिर हिलाया और अपनी ऊंची एड़ी के जूतों में दूर चली गई। साइशा रुद्र से अभी अलग ही हुई थी कि एक मध्यम आयु का आदमी उसके पास आया और उत्साहित होकर पूछा, मिस सिंह, आप यहां कैसे? मिस्टर थापड़, यू डॉट के में पिछली बार अलग होने के बाद से हम नहीं मिले, है ना? साइशा ने उदासीनता से जवाब दिया, हाँ मिस सिंह, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप आ जाएंगी। मध्यम आयु का आदमी उत्साह और आदर के साथ साइशा को देखने लगा। साइशा ने उससे कुछ बातें की, फिर डाइनिंग टेबल पर गई और केक का एक टुकड़ा उठाया। वह चुपचाप हाल में सभी को देखने लगी। इस पल साइशा अब छोटी सी महिला जैसी नहीं लग रही थी। इसके विपरीत उसका मिजाज असामान्य रूप से सुंदर और शाही था। रुद्र और साइशा के अलग होने के बाद रुद्र सीधे वैदेही मुखर्जी के पास गया। वैदेही मुखर्जी रुद्र का मतलब समझ गई और उसके पीछे हो ली। कुछ मिनटों बाद वे एक शांत जगह पर गए। बैनर्जी परिवार भी इस क्लब में दिलचस्पी रखता है ना? रुद्र ने पूछा। हाँ, और मेरी समझ के अनुसार उन्होंने पहले ही बहुत सारे संबंध ढूंढ लिए हैं और एक बड़ी रकम जुटा ली है। ऐसा लगता है कि वे इस क्लब को लेने के लिए दृढ़ है। वैदेही मुखर्जी ने सीधे जवाब दिया। बैनर्जी परिवार में वास्तव में इतनी बड़ी शक्ति है? रुद्र ने हैरानी से पूछा। उसे बैनर्जी परिवार की ताकत का कुछ अंदाजा था, इसीलिए उसे लगता था कि बैनर्जी परिवार में इस क्लब को लेने की ताकत बिल्कुल नहीं थी। आखिरकार संबंधों और आर्थिक ताकत के मामले में बैनर्जी परिवार वैदेही मुखर्जी के परिवार जितना शक्तिशाली नहीं था। बैनर्जी परिवार को जरूर कुछ लोगों से मदद मिली होगी। शायद यही वजह है कि उनका इतना बड़ा इरादा है। अगर हम सिर्फ बैनर्जी परिवार पर भरोसा करें तो वे ये बिल्कुल नहीं कर सकते, वैदेही मुखर्जी ने आगे कहा। उन्हें दूसरों से मदद मिली है। वैदेही मुखर्जी की बातें सुनकर रुद्र खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। वह जानता था कि इस समय बैनर्जी परिवार की मदद करने वाले केवल सेठी के लोग ही हो सकते हैं। क्या तुम्हारे पिता इस मामले में शामिल हैं? रुद्र ने धीमे से पूछा। नहीं, मेरे पिता ने कहा कि अनुराग इस मामले को संभाल रहा है। सेठी भी इस क्लब को बहुत महत्व देता है। वैदेही मुखर्जी ने सीधे जवाब दिया। ये सब अनुराग करवा रहा है। रुद्र के कानों में वैदेही मुखर्जी की बात पड़ी तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो अच्छी तरह से जानते थे कि अगर अनुराग सचमुच ये सब कर रहा है तो इसका मतलब है कि लॉक के लोगों ने हेवंस क्लब को बहुत गंभीरता से लिया होगा। नहीं तो वे इसे करने के लिए कभी भी अनुराग को नहीं भेजते। रुद्र ने थोड़ी देर सोचा और फिर से पूछा, तो बैनर्जी परिवार के पीछे अनुराग ही है? वैदेही मुखर्जी ने सिर हिलाया। ये संभव है। अगर अनुराग की मदद नहीं होती तो मैं सच में नहीं समझ पाती कि बैनर्जी परिवार इतने कम समय में इतना पैसा कहां से जुटा सकता है। रुद्र ने गहरी सांस ली। चूंकि ये मामला सेठी और बैनर्जी परिवार से जुड़ा है तो हम उन्हें ये क्लब नहीं लेने दे सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आपने उन्हें रोकने का कोई रास्ता सोचा है? वैदेही मुखर्जी ने जल्दी से पूछा। फिलहाल मेरे पास कोई अच्छा उपाय नहीं है। अगर हेवंस क्लब का बॉस क्लब को बैनर्जी परिवार को सौंपने का फैसला करता है तो मैं केवल बॉस से व्यक्तिगत रूप से बात कर सकता हूं। अगर प्यार से बात नहीं बनी तो मैं जोर का इस्तेमाल करूंगा, रुद्र ने धीमी आवाज में जवाब दिया। वैदेही मुखर्जी ने जब रुद्र की बातें सुनी तो उनके चेहरे का हाव भाव थोड़ा अजीब हो गया। वो रुद्र की काबिलियत से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए वो ये भी जानती थी कि उनकी बातें मजाक नहीं थी। अगर कुछ होता है तो मुझे किसी भी समय बताना।
रुद्र को चिंता थी कि अगर वो वैदेही मुखर्जी से यूं ही बातें करता रहा तो वो पकड़ा जा सकता है। इसलिए ये कहने के बाद रुद्र ने जाने की तैयारी की। वैदेही मुखर्जी ने एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर रुद्र को आवाज दी, वैसे तुम्हारे और मेरे पिता के बीच के मामले पर चिंता मत करो, मैं पहले ही उनसे समझौता कर चुका हूं। जब तक तुम्हारे पिता मेरी बात आज्ञाकारी होकर मानते हैं, मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रुद्र ने धीमी आवाज में जवाब दिया, फिर मुड़े और चले गए। वैदेही मुखर्जी ने रुद्र की जाती हुई पीठ को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने लाचारी से आह भरी, लेकिन कुछ नहीं कहा। रुद्र और वैदेही मुखर्जी के अलग होने के बाद उन्होंने साइशा से मिलने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें पता चला कि वो हॉल में नहीं थी। रुद्र को चिंता थी कि साइशा उनके लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकती है, इसलिए उन्होंने उन्हें कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला। रुद्र, लेकिन उसी पल रुद्र के पीछे से एक परिचित आवाज ने उन्हें पुकारा। रुद्र ने अनजाने में सिर घुमाया और महसूस किया कि उनसे बात करने वाली वो रवीना थी, जिनसे वो पहले टकराए थे। इस समय रवीना, राधिका और कुछ अन्य लड़कियां जिन्हें रुद्र नहीं जानते थे, एक साथ खड़ी थी। रवीना ने रुद्र को हैरानी से देखा। आखिरकार रवीना पहले से ही जानती थी कि रुद्र मुंबई के मिस्टर सिंघानिया है। हालांकि वह यह नहीं समझ पा रही थी कि रुद्र न्यूटाउन में क्यों आए हैं। रवीना, ये तो तुम हो। रुद्र ने मुस्कुराते हुए रवीना से कहा, हाँ बड़े रुद्र, ये उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे सचमुच यहां मिल पाऊंगी। रवीना ने रुद्र पर उत्साह से चिल्लाया। राधिका जटिल भावों के साथ वहीं खड़ी रही। उन्होंने एक शब्द कहने की भी हिम्मत नहीं की और उनके दिल में तरह तरह के भाव उलझे हुए थे। पहले राधिका को लगा था कि रुद्र उनके जीवन में फिर कभी नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो न्यूटाउन में रुद्र से फिर मिलेंगी। जब वे मुंबई में थे तो राधिका ने रुद्र को नीचा समझा था। राधिका की नजरों में रुद्र बस एक गरीब हारने वाला था जो उनके लायक नहीं था। लेकिन बाद में राधिका को पता चला कि रुद्र मुंबई के मिस्टर सिंघानिया थे, जो 4 प्रांतों में प्रसिद्ध थे। राधिका इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाई। रुद्र के जाने के बाद भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि यह सब सच है। हालांकि समय बीतने के साथ राधिका ने धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू कर दिया कि रुद्र मुंबई के युवा मालिक थे। इस समय राधिका ने रुद्र को देखा। उनका दिल अनंत पछतावे से भरा हुआ था, क्योंकि उन्हें लगा कि वह रुद्र के साथ कुछ कर सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद इस मौके को बर्बाद कर दिया। राधिका ने राकेश के साथ रहने का चुनाव नहीं किया, क्योंकि वो पहले ही रुद्र जैसे उत्कृष्ट आदमी से मिल चुकी थी। राधिका के लिए राकेश के पास वापस जाना स्पष्ट रूप से असंभव था। इसलिए राधिका ने हमेशा खुद से यह ठान लिया था कि वो रुद्र से बेहतर आदमी ढूंढेगी। हालांकि शायद उन्हें पता नहीं था कि रुद्र से बेहतर आदमी ढूंढना आसान नहीं था। रुद्र, तुम न्यूटाउन में क्या कर रहे हो? रवीना ने रुद्र से खुशी से पूछा। मेरी मंगेतर न्यूटाउन में है, इसीलिए मैं यहां हूं। रुद्र रवीना की भावनाओं को जानते थे, लेकिन वह उन्हें केवल अपनी छोटी बहन मानते थे। यही कारण था कि उन्होंने जानबूझकर उन्हें प्रिया के बारे में बताया। उनका लक्ष्य रवीना को यह जताना था कि उनके बीच कोई संबंध नहीं हो सकता। इस तरह रवीना जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ सकती थी और अपने लिए कोई ज्यादा उपयुक्त ढूंढ सकती थी। तुम्हारी मंगेतर, जब रवीना ने यह सुना तो वह थोड़ी निराश दिखी। उन्होंने आगे कहा, रुद्र, क्या तुम्हारी मंगेतर आज यहां है? नहीं, वो नहीं है, रुद्र ने जवाब दिया। फिर पूछना जारी रखा, तुम लोग न्यूटाउन क्यों आए हो? मैं राधिका और दूसरों के साथ यहां आई हूं। हम मूल रूप से यहां छुट्टियां मनाने आए थे, लेकिन जब हमने सुना कि यहां एक पार्टी है तो अजय मेहरा ने कुछ निमंत्रण पत्र हासिल किए और हमें अंदर ले आए। रवीना ने अनमने ढंग से जवाब दिया। तो ये बात है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर आगे कहा, रवीना, मुझे अभी उधर कुछ काम है, तुम लोग पहले खेलो। अगर कोई दिक्कत आती है तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। ठीक है। जब रवीना ने रुद्र की बातें सुनी तो वो और भी निराश दिखी। उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा।
रवीना के आसपास की लड़कियां रुद्र को बिल्कुल नहीं जानती थी। आखिरकार वे सब न्यू टाउन से थी, मुंबई से नहीं। रवीना, वो आदमी अभी कौन था? वो काफी अहंकारी लग रहा था। आकर्षक लड़कियों में से एक अभी रुद्र के रवैया से असंतुष्ट दिखी, इसलिए उसने मुंह बनाकर रवीना से पूछा। जब रवीना ने लड़की की बातें सुनी तो वह एक पल के लिए हैरान रह गई। फिर उन्होंने जल्दी से कहा, बकवास मत करो, रुद्र बहुत ताकतवर है। ताकतवर? जब महिला ने यह सुना तो उसने तिरस्कार से मुस्कुराया और कहा, मुझे तो उनकी ताकत दिखाई नहीं दे रही। वो मुंबई के मिस्टर सिंघानिया है, राधिका ने अचानक कहा। जब रवीना के बगल वाली लड़की ने राधिका की बातें सुनी तो वो वहीं हैरान रह गई। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। वो हकलाते हुए राधिका से पूछने लगी, राधिका, क्या तुम मजाक कर रही हो? वो आदमी अभी मुंबई का मिस्टर सिंघानिया था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मजाक कर रही हूं? राधिका ने भावहीन होकर जवाब दिया। वहां मौजूद लड़कियां रुद्र को अविश्वसनीय नजरों से देख रही थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अभी अभी सामने खड़ा वो सामान्य दिखने वाला लड़का असल में मुंबई का इतना मशहूर मिस्टर सिंघानिया है। रवीना ने रुद्र की दूर जाते हुए आकृति को देखा। उसकी आंखों में साफ निराशा थी, क्योंकि वो अब महसूस कर सकती थी कि उसके और रुद्र के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही थी, और ये वो दूरी थी जिसे कोई भी चीज खत्म नहीं कर सकती थी। रुद्र हमारी दुनिया का नहीं है, इसलिए हमें कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए। कुछ देर हिचकिचाने के बाद राधिका ने धीरे से रवीना से कहा। रवीना पलटी और राधिका को देखा। उसने गहरी सांस ली और कुछ नहीं कहा। रुद्र के अचानक वहां से चले जाने की वजह यह थी कि वह रवीना और राधिका के साथ बातचीत जारी नहीं रखना चाहता था। अगर वे ऐसे ही बात करते रहते तो उनके लिए माहौल और भी अजीब हो जाता। लेकिन एक और जरूरी वजह थी। उसने साइशा को रेड वाइन का ग्लास लिए हुए एक खूबसूरत जवान महिला से बात करते हुए देखा। रुद्र जानता था कि साइशा हाल ही में देश लौटी थी और वह इस पार्टी में आने के लिए योग्य नहीं थी। इसलिए उसे लगा कि साइशा उस खूबसूरत जवान महिला को नहीं जानती होगी। वो बस खाली थी और इन अमीर लोगों से गपशप कर रही थी। हालांकि उसे चिंता थी कि साइशा उसके लिए कोई मुसीबत खड़ी न कर दे, इसलिए वो वहां जाकर उसे चेतावनी देना चाहता था कि वो इन लोगों से दूर रहे। अगर उन्हें पता चला कि वे दोनों दीवार कूदकर अंदर आए थे तो रुद्र भी मुसीबत में फंस सकता था। लेकिन इससे पहले कि रुद्र साइशा के पास पहुंच पाता, उसे एक खुशबू महसूस हुई। रुद्र कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उससे पहले ही उसके पीछे से एक आवाज आई। रुद्र मुड़ा और देखा कि उसके पीछे बबीता खड़ी थी। अरे तुम भी यहां हो? बबीता ने रुद्र को देखकर आश्चर्य से कहा। इधर रुद्र ने बबीता को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने एक काले रंग का इवनिंग गाउन पहना हुआ था। उसकी गोरी त्वचा गाउन में और भी ज्यादा पारदर्शी लग रही थी, जिससे वो बेहद आकर्षक और सेक्सी दिख रही थी। इसके अलावा बबीता लंबी लड़की थी। अब उसने हाई हील्स पहन रखी थी, तो उसकी ऊंचाई लगभग रुद्र जितनी हो गई थी। हाँ, रुद्र ने बबीता को देखा और हल्के से सिर हिलाया, फिर आगे कहा, है, तुम यहां क्यों आई हो? मैं तो आना नहीं चाहती थी, पर मेरे दादाजी ने जिद करके मुझे यहां ले आए। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहां मिलोगे। बबीता एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, रुद्र, क्या तुम भी हेवेंस क्लब के लिए आए हो? हाँ, मैं हेवेंस क्लब के लिए ही आया हूं। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया। बबीता ने जब यह सुना तो उसके चेहरे पर अफसोस भर आया। फिर उसने धीरे से कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हारे मौके बहुत कम हैं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? रुद्र ने धीरे से पूछा। मेरे दादाजी ने मुझे बताया है कि उन्हें इस हेवेंस क्लब में बहुत दिलचस्पी है, इसलिए इस बार चाहे जितना भी पैसा खर्च करना पड़े वो इस क्लब को लेकर ही रहेंगे। इसलिए तुम्हारे मौके कम हैं। बबीता ने रुद्र से कोई बात नहीं छिपाई और साफ साफ बता दिया। रुद्र ने बबीता को देखा और लाचारी में मुस्कुराया, फिर कहा, क्या तुम्हारा परिवार बहुत अमीर नहीं है? उन्हें ऐसे क्लब में दिलचस्पी क्यों है? क्या तुम सच में नहीं समझते या बस नासमझ होने का नाटक कर रहे हो?
यहाँ इतने सारे लोग हैं और उनमें से ज्यादातर पैसे के लिए नहीं आए हैं। वे सब हेवेंस क्लब के कनेक्शंस के लिए यहाँ हैं। जो कोई भी हेवेंस क्लब लेगा उसे इस क्लब के संपर्क मिल जाएंगे। बबीता ने लाचारी में रुद्र से कहा, अच्छा तो ये बात है। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया। बबीता ने रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखा। हालांकि बबीता जानती थी कि रुद्र की पहचान साधारण नहीं है, लेकिन वह पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं थी कि वह कौन है। इसलिए उसने भलाई के इरादे से रुद्र से कहा, रुद्र, मैं तुम्हें एक बात बता दूं। हेवेंस क्लब पर बहुत लोगों की नजर है। मेरे दादाजी ने इस क्लब को लेने के लिए इस बार 3 अरब रुपए तैयार किए हैं। इसलिए अगर तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है तो अपना समय बर्बाद मत करो। 3 अरब। बबीता की बात सुनकर रुद्र तुरंत हैरान रह गया। हालांकि रुद्र इतना अमीर था कि एक देश को टक्कर दे सकता था और उसके लिए 3 अरब कुछ भी नहीं थे। फिर भी जब उसने बबीता को यह कहते सुना कि लोधी फैमिली ने हेवेंस क्लब पाने के लिए इतना पैसा तैयार किया है तो उसे विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार 3 अरब कोई छोटी रकम नहीं होती। जब बबीता ने देखा कि रुद्र कितना हैरान है तो वो गर्व से मुस्कुराई और बोली, हैरान हो गए है ना? क्या तुम जानते हो कि अब हमारा परिवार कितना अमीर है? तुम्हारा परिवार वाकई बहुत अमीर है, रुद्र ने लाचारी में बबीता से कहा। हालांकि बबीता को शायद ये नहीं पता था कि लोधी फैमिली की दौलत रुद्र की दौलत के सामने कुछ भी नहीं थी। इस पल रुद्र का इरादा बबीता के साथ इस विषय पर बात जारी रखने का नहीं था, इसलिए उसने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। बबीता कुछ देर हिचकिचाई, फिर आगे बोली, रुद्र, असल में मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हें हेवेंस क्लब मिल सकता है। क्या तरीका? रुद्र ने बबीता की ओर देखकर पूछा। असल में ये बहुत आसान है, बस तुम अपनी मंगेतर से नाता तोड़कर मेरे साथ आ जाओ तो न सिर्फ हेवेंस क्लब तुम्हारा होगा बल्कि हमारे परिवार की सारी दौलत भी तुम्हारी हो जाएगी। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बबीता ने रुद्र से मुस्कुराते हुए पूछा। क्या तुम बस मुझे एक औरत के सहारे जीने के लिए कह रही हो? रुद्र ने धीमी आवाज में कहा, एक औरत के सहारे जीने में क्या बुराई है? कुछ लोग तो चाहकर भी ऐसा नसीब नहीं खा पाते। बबीता ने मुंह बनाते हुए रुद्र से फुसफुसाकर कहा। रुद्र ने लाचारी भरी नजरों से बबीता को देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये पहली बार था जब उसने किसी को ये कहते सुना कि एक औरत के सहारे जीना बिल्कुल ठीक है। तो क्या तुम मेरे सुझाव पर विचार करना चाहोगे? बबीता ने मुस्कुराते हुए रुद्र से पूछा। रुद्र ने लाचार भाव से बबीता को देखा। वह सच में यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वह सच में चाहती थी कि वह लोधी फैमिली का दामाद बन जाए। अगर रुद्र कोई और लड़का होता तो वह उसे मना नहीं करता। आखिरकार बबीता एक बेहतरीन खूबसूरती वाली लड़की थी और उसके पास इतना जबरदस्त पारिवारिक बैकग्राउंड था। जो कोई भी बबीता जैसी गोरी, अमीर और खूबसूरत लड़की से शादी करता वो पीढ़ियों तक खुशहाल रहता। शायद वो सपने में भी हंसता हुआ जागता। हालांकि रुद्र को बबीता में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके दिल में केवल प्रिया ही थी। जो चीजें बबीता पेश कर रही थी वे निश्चित रूप से बहुत लुभावनी थी अगर वे आम लोगों के सामने रखी जाती। हालांकि अगर यह रुद्र के सामने था तो यह बिल्कुल कुछ भी नहीं था। आखिरकार रुद्र बहुत अमीर था। अकेले रुद्र के सामने 10,000 लोधी फैमिलीज भी कुछ नहीं थे। जहां तक बबीता के रूप की बात है, हालांकि वह काफी सुंदर थी, लेकिन रुद्र ने बहुत ज्यादा खूबसूरत महिलाओं को देखा था। वह खूबसूरत महिलाओं के लिए पहले ही सुन्न हो चुका था। रुद्र, तुम बेहतर होगा कि जल्दी से सोच लो। अगर एक दिन मैंने अपना मन बदल लिया और किसी और से प्यार कर लिया तो तुम्हें यह मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम बेहतर होगा कि फैसला कर लो। बबीता ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, रुद्र ने भावहीन होकर कहा। तुम? उसकी बातें सुनकर बबीता हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। बबीता बचपन से ही सबकी नजरों का केंद्र रही थी। वो एक ऐसी हस्ती थी जिसे हर तरह के लड़के दुलारते थे और कोई उसे अस्वीकार नहीं करता था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बबीता की केवल एक झलक से ही असंख्य पुरुष उसकी ओर दौड़ेंगे और उसकी चाटुकारी करेंगे। लेकिन इस बार को मिलाकर
रुद्र ने बबीता को पहले ही 2 बार अस्वीकार कर दिया था। उसने बचपन से 2 बार पहल करके प्यार का इजहार किया था, लेकिन दोनों बार उसे अस्वीकार कर दिया गया। एक पल के लिए बबीता इसे स्वीकार नहीं कर पाई। रुद्र, तुम बेहतर होगा कि इस पर पछताओ मत। बबीता ने अपनी बड़ी पानीदार आंखों से रुद्र पर चिल्लाया। इसमें पछताने जैसा क्या है? रुद्र ने उदासीनता से जवाब दिया। तुम। बबीता टूटने की कगार पर थी। वो अपनी बड़ी पानीदार आंखों से रुद्र को घूर रही थी। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। मुझे अभी कुछ काम है, मिलते हैं, रुद्र ने बबीता से फुसफुसाया। ये कहने के बाद रुद्र ने बबीता को उसे रोकने का कोई मौका नहीं दिया और साइशा की ओर बढ़ गया। बस इंतजार करो रुद्र, देर इज बेर, मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। बबीता ने रुद्र की ओर देखा और गुस्से से चिल्लाया। बबीता से अलग होने के बाद रुद्र साइशा के पास गया और उसे आंख मारी। साइशा रुद्र का मतलब समझ गई, इसलिए उसने एक खूबसूरत युवती के साथ अपनी बातचीत से माफी मांगी और रुद्र के पीछे पीछे एक कोने में चली गई। क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? साइशा ने लाल शराब को सलीके से उठाया और धीरे से रुद्र से पूछा। साइशा, क्या तुम उस महिला को जानती हो जो अभी यहां थी? रुद्र ने लाचारी में साइशा से पूछा। मैं नहीं जानती, साइशा ने उदासीनता से जवाब दिया। जब तुम उसे नहीं जानती तो तुम उससे गपशप क्यों कर रही हो? जब रुद्र ने साइशा की बातें सुनी तो वो और भी ज्यादा परेशान हो गया। फिर उसने बात जारी रखी। क्या तुम्हें नहीं पता कि हम दोनों यहाँ कैसे आए हैं? क्या होगा अगर तुम खुद को बेनकाब कर दो और दूसरों को पता चल जाए कि हमारे पास निमंत्रण नहीं है? उस महिला ने पहल करके मुझसे बात की। मैंने पहल करके उससे बात नहीं की। साइशा ने ऐसा कहा जैसे उसके साथ अन्याय हुआ हो। चाहे कुछ भी हो, ऐसा मत करो। अब से तुम किसी से बात नहीं कर सकती। अगर मुझे पता चला कि तुम फिर से किसी और से बात कर रही हो तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। क्या तुम सुन रही हो? रुद्र ने बहुत गंभीर लहजे में कहा। लेकिन अगर मैं किसी से बात नहीं करूंगी तो मैं क्या करूं? साइशा ने पलकें झपकाई और धीरे से रुद्र से पूछा। क्या तुम बस आज्ञाकारी होकर यहां खड़ी नहीं रह सकती? रुद्र ने लाचारी में कहा। मैं यहां मजे करने आई हूं। मेरे लिए बस खड़े रहना और कुछ नहीं करना बहुत उबाऊ है। साइशा ने नाखुशी से चिल्लाया। जब रुद्र ने साइशा की बातें सुनी तो वो गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाया और फिर धीमी आवाज में कहा। क्या तुम्हें वो खाने की गाड़ी दिख रही है? वहां जाओ और कुछ केक खाओ। मुझे केक नहीं खाना। साइशा ने सिर हिलाया। अगर तुम नहीं खाती तो हम अभी चलते हैं। रुद्र ने अपने दांत पीसे। नहीं, पार्टी अभी शुरू हुई है, मैं अभी नहीं जा सकती, साइशा ने दृढ़ता से कहा। रुद्र ने हताशा में साइशा की ओर देखा। वो सचमुच नहीं जानता था कि क्या कहे। तुम मुझे क्यों देखते रहते हो? मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगी और मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी कि हम दीवार फांद कर अंदर आए हैं। अगर उन्हें पता भी चल गया तो मैं तुम्हें नहीं बता दूंगी, ठीक है? साइशा ने रुद्र की ओर देखा और कहा। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, तुम बेहतर होगा कि मुझे कोई परेशानी न दो। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से आज्ञाकारी रहूंगी। जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो। साइशा ने चिड़चिड़े होकर जवाब दिया और रुद्र को धक्का दिया। रुद्र थोड़ी देर झिझका और फिर मुड़कर चला गया। रुद्र को जाते देख वह दूसरों के साथ बातचीत करने लगी। रुद्र ने साइशा को देखा और उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थी। इस समय रुद्र ने हेवेंस क्लब की जनरल मैनेजर वेनेसा को ऊंची हील में मंच पर चलते हुए देखा। जब रुद्र ने वेनेसा को मंच पर जाते देखा तो उसने अपना पूरा ध्यान उस पर लगा दिया और साइशा पर ध्यान नहीं दिया। नमस्ते सबको, मैं हेवेंस क्लब की जनरल मैनेजर वेनेसा हूं। वेनेसा के मंच पर जाने के बाद उसने माइक्रोफोन पकड़ा और धीरे से चिल्लाया। जब सबने उसे बोलते हुए सुना तो वे सब शांत हो गए और मुड़कर उसकी ओर देखने लगे। इस समय वेनेसा ने स्पैगेटी स्ट्रैप वाली एक लंबी पोशाक पहनी हुई थी। उसकी सुंदर आकृति एक नजर में दिखाई दे रही थी। उसके उत्कृष्ट चेहरे के साथ उसने तुरंत असंख्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
मंच के नीचे बहुत सारे पुरुष थे जो सब उसकी भरी हुई छाती और पतली टांगों को घूर रहे थे। हालांकि ये लोग केवल उसे देख सकते थे और कोई अन्य विचार करने की हिम्मत नहीं करते थे। आखिरकार जब तक कोई सामान्य पुरुष है जो कोई भी ऐसी आकर्षक और मोहक सुंदरी को देखता, वो ये सोचता कि अगर वो उसे बिस्तर पर ला सका तो कितना रोमांचक होगा। बेशक मौजूद लोग केवल अपने दिलों में ही इसके बारे में सोच रहे थे। उन्होंने बिल्कुल भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार ये लोग सभी तथाकथित सफल लोग थे जिनके आसपास असंख्य खूबसूरत महिलाएं थी। वे यह भी अच्छी तरह से जानते थे कि वेनेसा ऐसी नहीं थी जिसे वे आसानी से छू सके। वो इतनी कम उम्र में हेवंस क्लब की जनरल मैनेजर बन पाई, इसलिए वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। इसके अलावा उसके पीछे का मालिक और भी ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए किसी ने भी वेनेसा को उकसाने की हिम्मत नहीं की। वे जानते थे कि अगर उन्होंने उसे नाराज किया तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। ये देखकर कि सब लोग शांत हो गए हैं, वेनेसा ने धीरे से उन सभी को सिर हिलाकर अभिवादन किया। पल भर में पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। वेनेसा मुस्कुराई और बोली, हेवंस क्लब की स्थापना को 5 साल हो गए हैं। मैंने 5 सालों तक इस क्लब में काम किया है। मैं जानती हूं कि अगर हमारे गणमान्य मेहमानों का प्यार और सहयोग नहीं होता तो हेवंस क्लब कभी भी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। वेनेसा की बात सुनकर सबने फिर से तालियां बजाई। इसके बाद वेनेसा ने कुछ और विनम्रता भरे शब्द कहे। वेनेसा एक बहुत ही अनुभवी महिला थी। बंगाल के इतने बड़े बड़े दिग्गजों के सामने भी वो बहुत शांत और संयमित थी। उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी, जैसे उसे इन लोगों की पहचान से कोई डर नहीं था। इसके अलावा वेनेसा में स्वाभाविक रूप से एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व था जो एक तरह का गरिमा का भाव लिए हुए था। कोई भी सिर्फ इसलिए वेनेसा को कम नहीं आंक सकता था क्योंकि वह एक महिला थी। वेनेसा की क्षमता यकीनन रीना और वैदेही मुखर्जी के बराबर है। ये एक दुर्लभ प्रतिभा है। रुद्र ने वेनेसा की तरफ देखा और धीरे से विश्लेषण किए बिना नहीं रह सका। आज हेवंस क्लब ने आप सभी को यहाँ बुलाया है। सबसे पहले हम पिछले कुछ सालों में आपके समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं। दूसरा, कई कारणों से हेवंस क्लब अपना स्वामित्व हस्तांतरित करने की तैयारी कर रहा है। वेनेसा ने सबकी ओर देखा और अपनी बात जारी रखी। जब सबने वेनेसा की बातें सुनी तो उनके चेहरे पर उत्साह का भाव आ गया। आखिरकार वे सब हेवंस क्लब के लिए ही तो यहाँ आए थे। अब जब वेनेसा आखिरकार गंभीर बातों पर आई है तो वे उत्साहित क्यों न होते। मिस वेनेसा, आप हेवंस क्लब को कैसे हस्तांतरित करने की योजना बना रही हैं? क्या आप हमें बता सकती हैं ताकि हम तैयार हो सके? तभी सूट पहने एक आदमी ने उत्साह में चिल्लाकर पूछा। सूट वाला वो आदमी एक लिस्टेड कंपनी का बॉस था। उसकी कुल संपत्ति पहले ही 10 अरब से ज्यादा थी, लेकिन इस समय वेनेसा से बात करते हुए भी वो बहुत विनम्र था। बात सही है मिस वेनेसा, आप क्लब को कैसे हस्तांतरित करने की योजना बना रही हैं? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मैंने सुना है कि हेवंस क्लब के हस्तांतरण का तरीका ये है कि जो सबसे ज्यादा कीमत लगाएगा उसे ही क्लब हस्तांतरित किया जाएगा। क्या ये सच है? तभी एक और अधेड़ उम्र के आदमी ने चिल्लाकर पूछा। सबके सवालों को सुनने के बाद वेनेसा लाचारी से मुस्कुराई और बोली, मैं जानती हूं कि आप सभी ये जानने के लिए बेताब हैं कि हमारे क्लब को कैसे हस्तांतरित किया जाएगा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि मैं सिर्फ हेवंस क्लब की जनरल मैनेजर हूं। मैं हेवंस क्लब की मालिक नहीं हूं, इसलिए इन चीजों को हमारे बॉस को कुछ सबको समझाना होगा। हेवंस क्लब का मालिक। यह सुनकर सभी के चेहरे पर जिज्ञासा का भाव आ गया। आखिरकार हेवंस क्लब का बॉस बहुत ही रहस्यमय, मिस्टीरियस था। हेवंस क्लब को स्थापित हुए इतने साल हो गए थे, लेकिन इसके पीछे का बॉस कभी सामने नहीं आया था। यहां तक कि रुद्र ने जब ईशा मेहता से मदद मांगी तब भी वह ये पता नहीं लगा पाई थी कि हेवंस क्लब का बॉस कौन है। इससे पता चलता है कि हेवंस क्लब के बॉस की पहचान कितनी रहस्यमय थी। बेशक ये अफवाह भी थी कि हेवंस क्लब का मालिक शायद बेवर्ली हिल्स से हो सकता है, बस उसकी पहचान खास थी, इसलिए वो उसे छिपा रहा था। हेवंस क्लब का बॉस कौन था
इस पर सबके अपने अपने राय थे, लेकिन कोई भी 100% निश्चित नहीं था। मिस वेनेसा, आपके क्लब का बॉस कहाँ है? वो कब आ रहे हैं? तभी एक और बेचैन जवान आदमी ने माथे पर बल डालकर वेनेसा से पूछा। बात सही है मिस वेनेसा, क्या हेवेंस क्लब का बॉस जरूरत से ज्यादा रहस्यमय नहीं है? वो कब तक यहां होंगे? बाकी लोग भी चिल्लाने लगे। आप सब अधीर न हो। वेनेसा ने सबकी ओर देखा और हंसते हुए अपनी बात जारी रखी। हमारे क्लब के बॉस जल्द ही यहां होंगे, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सभी धैर्य से इंतजार कर सकते हैं। वेनेसा की बात सुनने के बाद सब लोग थोड़े लाचार थे, लेकिन किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वे वेनेसा को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। और तो और वेनेसा का मतलब बहुत साफ था, यानी उनके क्लब का बॉस आज यकीनन सामने आएगा। जब सब इतनी देर तक इंतजार कर चुके थे, तो उन्हें थोड़ा और इंतजार करने में कोई ऐतराज नहीं था। हेवेंस क्लब का बॉस कौन है? आपको लोगों को सस्पेंस में रखना जरूर पसंद है। रुद्र ने वेनेसा की तरफ देखा और आ भरे बिना नहीं रह सका। अब मैं घोषणा करती हूं कि आज की पार्टी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मजे करेंगे। जब सबका खेलना कूदना खत्म हो जाएगा, तब हमारे क्लब के बॉस क्लब के हस्तांतरण के बारे में आप सभी से बात करने के लिए बाहर आएंगे। तभी वेनेसा ने फिर से चिल्लाकर कहा। फिर हॉल में सुखद संगीत बजना शुरू हो गया। वेटर ने हर तरह की शराब और लजीज व्यंजन परोसने शुरू कर दिए और उन्हें मेज पर रख दिया। इतनी देर इंतजार करने के बाद रुद्र को थोड़ी भूख लग गई थी, इसलिए वो डाइनिंग टेबल की तरफ गया और यूं ही कुछ खाने के लिए ढूंढने लगा। हालांकि डाइनिंग टेबल पर सिर्फ रुद्र ही था, क्योंकि बाकी लोगों को खाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार सब यहां क्लब के हस्तांतरण के लिए आए थे, न कि खाने के लिए। आर्थर बैनर्जी, जो पहले अजय मेहरा, इंद्रसेन और बाकी लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, उसने एक नजर में रुद्र को खाते हुए देखा। उसकी आंखों में एक क्रूरता का भाव आया और फिर वो रुद्र के पास चला गया। मिस्टर सिंघानिया, क्या यहाँ का खाना स्वादिष्ट है? इस समय आर्थर के पीछे पहले से ही सेठी का समर्थन था, इसलिए वो रुद्र को आंखों में भी नहीं रख रहा था। हालांकि रुद्र मुंबई में बहुत प्रभावशाली था, पर यह न्यू टाउन था। इसके अलावा बैनर्जी फैमिली के पास सेठी का समर्थन था, इसलिए वो रुद्र से बिल्कुल भी नहीं डरता था। ठीक है, रुद्र ने मुड़कर आर्थर की तरफ देखा और शांत अंदाज में जवाब दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ एक पुराने परिचित से मिलूंगा। अजय भी रुद्र के पास आया और बेख्याली से कहा। रुद्र द्वारा इंद्रसेन का पैर तोड़े जाने के बाद वो हमेशा रुद्र से बहुत डरता था, इसलिए इस बार इंद्रसेन भी होशियार हो गया था और रुद्र को उकसाने नहीं आया। अजय को पास आते देखकर रुद्र खुद को सिर हिलाने से नहीं रोक पाया और धीमे से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में मुझसे बात करने की हिम्मत होगी। है, मैं तुमसे बात करने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? उसने रुद्र की तरफ देखा और ठंडी हंसी हंसते हुए बिना किसी भाव के पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे पैर भी इंद्रसेन की तरह टूट जाएंगे? रुद्र शांति से खाते हुए बोला, कितनी बड़ी बात है। अगर तुमने मुझे एक बार भी छुआ तो मैं तुम्हें इस दुनिया में आने पर पछतावा करा दूंगा। अजय ने कातिलाना अंदाज में कहा, कितनी बड़ी बात है। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए मुझसे दूर रहना ही बेहतर है। रुद्र ने बिना कोई भाव दिखाए कहा। तुम? अजय महसूस कर सकता था कि उस पल रुद्र का अंदाज बेहद अपमानजनक था, इसलिए वो कुछ कहना चाहता था। अजय, आवेश में मत आओ। आर्थर ने जल्दी से अजय को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। आखिरकार वे हेवेंस क्लब की पार्टी में थे, और अगर अजय ने यहां कोई परेशानी खड़ी की तो आर्थर भी उसे बचा नहीं पाएगा। इसके अलावा आर्थर आज यहां हेवेंस क्लब को अपने कब्जे में लेने आया था, इसलिए वो किसी भी अतिरिक्त उलझन या परेशानी को नहीं चाहता था। मिस्टर रुद्र, क्या आप भी हेवेंस क्लब के हस्तांतरण के लिए यहां आए हैं? आर्थर मुस्कुराया और रुद्र से पूछा। हाँ, रुद्र ने सिर हिलाया। हेवेंस क्लब कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई भी हासिल कर सके। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं जो दिखावे के लिए हस्तांतरण के लिए यहां आए हैं, लेकिन वास्तव में वे बस मुफ्त में खाना और पीना चाहते हैं।
जब समय आएगा तो हो सकता है कि वे हेवेंस क्लब के लिए शुरुआती बोली तक न लगा पाए। अजय ने एक अजीब स्वर में कहा। रुद्र ने अजय की तरफ देखा। उसका चेहरा कुछ हद तक लाचार था, क्योंकि वह समझ नहीं पाया कि अजय सबक क्यों नहीं सीखता था। रुद्र ने अजय को 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार तमाचा मारा था। फिर भी अजय उसे उकसाने की कोशिश करता था। अजय ने जो कहा वह गलत नहीं है। हेवेंस क्लब ने कई शक्तिशाली परिवारों की दिलचस्पी आकर्षित की है, इसलिए अगर इसकी नीलामी के माध्यम से प्रतिस्पर्धा की जाती है तो शुरुआती बोली खगोल शास्त्रीय होने की संभावना है, और आम लोग उस तरह का पैसा नहीं जुटा सकते। आर्थर ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर आर्थर, मैंने सुना है कि बैनर्जी परिवार भी हेवेंस क्लब में दिलचस्पी रखता है। मुझे आश्चर्य है कि आपने इस बार कितना पैसा तैयार किया है। राकेश आर्थर के पास गया और मुस्कुराते हुए पूछा। हमारे परिवार ने बहुत ज्यादा धनराशि तैयार नहीं की है, बस 2 बिलियन, उसने शांति से जवाब दिया। 2 बिलियन। उसकी बातें सुनकर हर कोई दंग रह गया। उनके चेहरे पर अविश्वास था, क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस बार बैनर्जी परिवार इतना उदार होगा। रुद्र ने अपने सामने आर्थर, राकेश और अजय को देखा। वो समझ गया कि ये तीनों साफ तौर पर उसके सामने एक नाटक कर रहे थे, और वह इस पल उब चुका था। इसलिए वह चुपचाप उनका प्रदर्शन देखता रहा। आखिरकार राकेश, अजय और आर्थर नहीं जानते थे कि 200 मिलियन रुद्र की नजरों में कुछ भी नहीं था। अगर दौलत की बात होती तो भले ही वे पूरी दुनिया में देखें, रुद्र से ज्यादा अमीर शायद ही कोई होगा। भले ही सेठी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन सेठी किसी एक व्यक्ति का नहीं था, और बलराम के सभी उद्योग अब केवल रुद्र के थे। रुद्र, क्या तुम भी हेवेंस क्लब में दिलचस्पी रखते हो? इस बार तुमने कितना पैसा तैयार किया है? राकेश ने सिर घुमाया और रुद्र की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने कितना पैसा तैयार किया है? राकेश की बातें सुनकर रुद्र खुद को थोड़ी देर के लिए रुकने से नहीं रोक पाया। फिर धीमे से कहा, मैंने ज्यादा पैसा तैयार नहीं किया है। ज्यादा नहीं मतलब कितना? अजय ने पूछा। 5 मिलियन। रुद्र ने सहजता से एक संख्या बताई, और उसकी बातें सुनकर हर कोई दंग रह गया। रुद्र, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुमने वास्तव में सिर्फ 5 मिलियन तैयार किए हैं? आर्थर ने हैरानी भरे चेहरे के साथ पूछा। यह बस एक छोटा सा क्लब है, मुझे लगता है कि 5 मिलियन काफी है, रुद्र ने हल्के से जवाब दिया। रुद्र, किसी भी हालत में तुम अभी भी मुंबई के मिस्टर रुद्र हो। क्या तुम्हारे पास एम्पायर वर्ल्ड कॉर्पोरेशन नहीं है? कुछ बिलियन के साथ तुम उतना जुटा सकते हो। तुम सिर्फ 5 मिलियन तैयार करके हमसे मजाक कर रहे हो, आर्थर ने जोरदार आवाज में कहा। रुद्र को अपमानित करने की कोशिश की। वह चाहता था कि वहां मौजूद हर कोई ये जाने कि एम्पायर वर्ल्ड कॉर्पोरेशन के मालिक के रूप में रुद्र ने सिर्फ 5 मिलियन तैयार किए थे और हेवेंस क्लब को अपने कब्जे में लेने का इरादा रखता था। और अजय ने भी चिल्लाकर कहा, रुद्र, क्या तुम वास्तव में बेवकूफ हो या बस नाटक कर रहे हो? 5 मिलियन तो अब एक बार भी नहीं खरीद सकते। तुम क्या सोच रहे हो? मैं मिस्टर आर्थर जितना अमीर नहीं हूं। 5 मिलियन मेरे लिए छोटी रकम नहीं है। रुद्र ने देखा कि आर्थर और अजय नाटक का आनंद ले रहे थे, इसलिए उसने उनके नाटक को जारी रखने का फैसला किया। तुम वाकई मनोरंजक हो। आर्थर रुद्र पर लाचारी से मुस्कुराया और कहा, दरअसल मैंने बहुत पहले सुना था कि तुम निहाल के हाथों में एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं हो। अब एम्पायर वर्ल्ड कॉर्पोरेशन का असली मालिक वही है। पहले मुझे थोड़ा संदेह था, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है। एम्पायर वर्ल्ड कॉर्पोरेशन का महज एक मालिक केवल 5 मिलियन जुटा सकता है। तुम वास्तव में हास्यास्पद हो। राकेश, अजय और अन्य लोगों ने रुद्र की तरफ देखा। उनके चेहरे तिरस्कार से भरे थे, क्योंकि उनका मानना था कि वह जरूर निहाल के हाथों में एक कठपुतली होगा, और उनका डर स्वाभाविक रूप से कम हो गया था। इस बीच ज्यादा दूर नहीं, इंद्रसेन ने लाचारी भरा चेहरा बनाया। दूसरों को शायद ये स्पष्ट न हो कि रुद्र वास्तव में कौन था, लेकिन इंद्रसेन इसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। निहाल का रुद्र के प्रति गहरा सम्मान उसके दिल में गहराई तक बैठा हुआ था, इसलिए वह समझ गया था कि रुद्र जानबूझकर आर्थर और अजय के साथ खेल रहा था।
अगर रुद्र वास्तव में निहाल के हाथों में सिर्फ एक कठपुतली होता तो उसके पिता के पास रुद्र से इतना डरने का कोई कारण नहीं होता। और राधिका, रवीना और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से रुद्र और आर्थर के बीच बातचीत सुन सकते थे। रवीना को अपने दिल में पता था कि रुद्र नेहाल की कठपुतली नहीं है, लेकिन राधिका को आर्थर की बातें काफी तर्कसंगत लगी। उसे हमेशा रुद्र के पहचान बदलने पर संदेह था और वो विश्वास नहीं कर सकती थी कि वह एक गरीब कबाड़ी से एक पृष्ठभूमि हिलाने वाले अतिधनी दूसरी पीढ़ी में बदल गया था। तो ये सब झूठ था। रुद्र सिर्फ एक कठपुतली है। राधिका के चेहरे पर राहत दिखी और रुद्र के बारे में उसका नजरिया काफी बदल गया था।